दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है इन्फोलॉजी। मेरा नाम है डॉक्टर पल्लव गोस्वामी और आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स की, जिन प्रॉब्लम्स को आप अपने लेवल पर कैसे सॉल्व कर सकते हो और कैसे आप अपने छोटे से बिजनेस को एक बड़ा रूप दे सकते हो। तो दोस्तों अगले 10 मिनट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप भी अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं या आप कोई बिजनेस ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और आप उसे ग्रो करना चाहते हैं तो ये 10 मिनट आपको बहुत हेल्प करेंगे, बहुत सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि जो बिज़नेस आपने स्टार्ट कर लिया है या जो आप करने का प्लान कर रहे हो, आप उस बिज़नेस को किस तरह से बहुत अच्छे स्केल पर लेके जा सकते हो और उस बिज़नेस में आप ग्रोथ ला सकते हो। तो शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों बिज़नेस शुरू करने के लिए 2 ही चीज़ों की ज़रूरत है और उन्हीं 2 चीज़ों के आधार पर लोग अपना बिजनेस शुरू कर देते हैं, जिसमें पहला है उत्साह यानी एंथुसियाज्म और दूसरा है आपके लिए एक आइडिया जो आपके बिजनेस को ग्रो कर सकता है। ज़्यादातर लोग उत्साह के साथ ही बिजनेस को शुरू करते हैं। कहीं ना कहीं उनके बिजनेस में एक आइडिया की कमी होती है, जो आइडिया उनके बिजनेस को कहीं और अधिक ऊंचाइयों पर ले जा सकता था। जब भी बिजनेस शुरू करना होता है तो हम बहुत जल्दबाजी में होते हैं स्टार्ट करने के लिए। हम बहुत जल्दबाजी में होते हैं चीज़ों को इकट्ठा करके कुछ सेटअप करने के लिए, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उसको शुरू करने से पहले कुछ ऐसा ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाए, कुछ ऐसा सोचा जाए, कुछ ऐसी चीज़ें आइडेंटिफाई की जाए जिसकी वास्तव में कस्टमर्स को ज़रूरत है, जिसके लिए कस्टमर पेमेंट करने को तैयार है और अपनी पॉकेट से पैसा पे करके आपके द्वारा उपलब्ध करवाया गया प्रोडक्ट या सेवा को खरीदने के लिए रेडी है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब भी आप बिजनेस शुरू करें तो पहला पॉइंट आपके दिमाग में हो जो उत्साह से भी कहीं ज़्यादा हो, और वो है आपका बिजनेस आइडिया। विदाउट बिजनेस आइडिया अगर आप बिजनेस को स्टार्ट कर लेते हैं तो हो सकता है वो बिजनेस आपके लिए भविष्य तक आते आते, आगे आने वाले समय में आते आते एक बर्डन बन जाए, जिसको चलाना भी मुश्किल हो और जिसे वाइंड अप करना भी मुश्किल हो जाए, ताकि आप अपना पैसा उसमें फंसा ना लें और आप अपने सारे इंपॉर्टेंट टाइम और एनर्जी को उसमें वेस्ट ना कर दें। तो आपका आइडिया इतना ज़बरदस्त होना चाहिए, इतना फुल प्रूफ होना चाहिए और उस रिक्वायरमेंट से जुड़ा हुआ होना चाहिए जो आज की डेट में वास्तव में सोसाइटी को ज़रूरत है, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे वो सर्विसेज हो। तो आइए कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट 5 से 7 पॉइंट्स, जिन पॉइंट्स पर हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं या कौन से ऐसे ध्यान देने योग्य बिंदु हैं जिन पर हमें फोकस करके अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए और आगे ग्रो करना चाहिए। तो शुरू करते हैं वो 10 महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपके बिजनेस को नई ऊंचाइयां दे सकते हैं और जो उन गलतियों से आपको रोक सकते हैं जो हो सकता है आप बिना इनकी जानकारी के कर देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है कि आप अपना बिजनेस किस लोकेशन पर शुरू करना चाहते हैं, आप अपना सेटअप किस जगह पर लगाना चाहते हैं, आप किस शहर को चूज करना चाहते हैं, आप किस प्रदेश में काम करना चाहते हैं और किस लोकेलिटी में आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका ज्योग्राफिकल एरिया क्या होगा बिजनेस करने का, आपका बिजनेस सेटअप कहाँ पर होगा और आपकी ज्योग्राफिकल टेरिटरीज कौन सी होंगी जिसमें आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विसेज अपने कस्टमर्स तक पहुँचेंगी। क्या आप नेशनल लेवल पर बिजनेस करना चाहते हैं जहां पर आपका सारा उत्पाद पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट हो, या आप चाहते हैं कि आपका उत्पाद और भी बड़े लेवल पर जाए और आप इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस करें, आपका बिजनेस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट तक पहुंच जाए, या आपका बिजनेस किसी लोकल एरिया तक ही सीमित हो, आप इस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं, या आप अपने बिजनेस को रीजनल लेवल पर लेना चाहते हैं जो एक राज्य स्तर पर अपने बिजनेस का एक्सपेंशन हो सकता है। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपकी बिजनेस लोकेशन कौन सी होगी। सबसे पहला आपका सेटअप और दूसरा आपका एक्सपेंशन, जहां तक आपका प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये 2 चीजें आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करनी है, जिसका नाम है लोकेशन या बिजनेस सेटअप। दोस्तों लोकेशन और बिजनेस सेटअप चूज करने का सबसे पहले ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आप अपने इन्वेस्टमेंट और आप अपने वर्किंग एरिया को डिफाइन कर सकें। हो सकता था कि हम सबसे पहले प्रोडक्ट को चूज़ करते कि आप क्या बेचना चाहते हैं या क्या आप बनाना चाहते हैं या क्या सर्विसेज आप अपने कस्टमर को देना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है, बात का विरोधाभास हो सकता है कि हम पहले लोकेशन को चूज़ करें या पहले प्रोडक्ट को चूज़ करें। तो मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि आप सबसे पहले अपने आपके सेटअप को देखिए कि आप किस लेवल का बिजनेस करना चाहते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया कितना है, आपकी
लॉस बियर करने की या बिजनेस को एक्सपेंड करने की कैपेसिटी कितनी है और आप किस क्षेत्र तक अपने बिजनेस को फैलाना चाहते हैं, उस हिसाब से आप अपना प्रोडक्ट चूज करिए। तो हमारा दूसरा स्टेप है कि हमने अगर अपना ज्योग्राफिकल एरिया आइडेंटिफाई कर लिया हो, हमने अपना बिजनेस सेटअप एरिया आइडेंटिफाई कर लिया हो, तो हम दूसरे स्टेप पर बढ़ते हैं और वो है सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट और सिलेक्शन ऑफ सर्विसेज। प्रोडक्ट और सर्विसेज में थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंशिएट कर दूं। प्रोडक्ट वो होते हैं जिनका फिजिकल एक्सिस्टेंस होता है, जैसे लैपटॉप, जैसे मोबाइल फ़ोन, जैसे टेलीविज़न, जैसे फ़ैन, ये सब प्रोडक्ट्स हैं। सर्विसेज वो हैं जिनका फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं है लेकिन वो भी कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करती है, जैसे आपकी कम्युनिकेशन की सर्विसेज, जैसे मेडिकल की सर्विसेज, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की सर्विसेज, जैसे आपका इसके अलावा कोई ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज, ये सब सर्विसेज के अंदर आता है। बैंकिंग की सर्विसेज, चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विसेज, ये सब सर्विसेज का पार्ट है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपका प्रोफेशनलिज्म या आपके बिजनेस का ओरिएंटेशन प्रोडक्ट की तरफ है या सर्विस की तरफ है, और फिर ये चूज करना है कि यदि आप प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो किस प्रोडक्ट की तरफ आप जाना चाहेंगे। क्या आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहेंगे या आप ट्रेडिंग करना चाहेंगे। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये है कि आप अपना फैक्ट्री सेटअप करते हैं, आप अपनी प्रोडक्शन यूनिट बनाते हैं, आप मशीन्स परचेज करते हैं, आप लेबर को बुलाते हैं, आप रॉ मटेरियल खरीदते हैं, नए प्रोडक्ट को, रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, उसको पैकेजिंग करते हैं, उसकी लेबलिंग करते हैं और फिर उसको बाजार में बेचते हैं। सेकंड तरीका, आपने प्रोडक्ट कहीं से परचेज किया, उसको पैकेजिंग, लेबलिंग किया और उसको फर्दर बाजारों में डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू कर दिया। इसका मतलब आप एक ट्रेडर के रूप में काम कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस का सेटअप किस तरह का है। आप प्रोडक्ट को ट्रेड करना चाहते हैं या प्रोडक्ट को क्रिएट करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, या ऑप्शन नंबर 2, आप सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं अपने कस्टमर्स को। वो सर्विसेज फिजिकल एग्जिस्टेंस प्रोडक्ट की नहीं होंगी, वो एक सर्विस होगी जो आप अपने कस्टमर को एक निश्चित अमाउंट के बदले में उपलब्ध करवाएंगे। तो ये सेकंड हमारा क्राइटेरिया है चूज करने का, विच प्रोडक्ट विच सर्विस, राइट। और विद इन प्रोडक्ट वेदर वी शुड मैन्युफैक्चर इट और या हम उसको ट्रेड के रूप में क्रिएट करें और हम कमीशंस के बीच में या अपने मार्जिन्स के रूप में उस पर काम करें। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट होगा। दोस्तों, हम प्रोडक्ट या सर्विस चूज करने के बाद हम तीसरे स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं और तीसरा स्टेप है कि हम अपने बिजनेस में कितना कैपिटल इन्फ्यूज करना चाहते हैं। सीधे शब्दों में, हम अपने बिजनेस में कितना पैसा लगा सकते हैं या हमारा बजट क्या है अपने बिजनेस को सेटअप करने में। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि बिजनेस की हमेशा लिमिटेशंस हैं, इन्वेस्टमेंट की हमेशा लिमिटेशंस हैं। तो आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि आपके इन्वेस्टमेंट की लिमिट क्या है। ये इन्वेस्टमेंट का कॉम्बिनेशन आप कहाँ से लेके आएंगे। क्या ये सारा का सारा पैसा आप अपनी सेविंग से लगाना चाहते हैं, या ये पैसा आप लोन लेके इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या आप बैंक्स के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं लोन्स को या एडवांसेस को, या आप कोई और बड़े लेवल पर शेयर्स इश्यू करके या डिबेंचर्स इश्यू करके या कोई नॉन कमर्शियल डिबेंचर्स इश्यू करके आप अपने प्रोडक्ट्स के लिए पैसा निकालना चाहते हैं जनरल मार्केट से, सामान्य बाजार से। तो ये हमें तय करना है कि हमारा सेटअप कितना बड़ा है और उसके लिए इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया कितना है। तो इसके लिए एक प्रोजेक्ट प्रोफाइल होता है, वो प्रोजेक्ट प्रोफाइल आप एडवांस में बनाइए और ये आइडेंटिफाई करिए कि फ्यूचर से रिलेटेड कौन कौन सी लागत हैं जो आपके बिजनेस में लगने वाली है, कौन कौन से एक्सपेंडिचर हैं जिसका पैसा आपको डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए चाहिएगा, जिसे हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वो कौन सा पैसा है जो आपको सेटअप करने में खर्च होगा, वो कौन सा पैसा है जो आपको मशीनरीज में खर्च होगा, कितना पैसा आपको रॉ मटेरियल में खर्च करना पड़ेगा, कितना पैसा आपको डेली लेबर को पे करना पड़ेगा। ये सारा प्रोजेक्शन अगर आप निकाल सकते हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि इस बिजनेस में लगने वाला इन्वेस्टमेंट हमारा टोटल कितना होगा। कितना इन्वेस्टमेंट हमें आज चाहिए, कितना इन्वेस्ट हमें 2 महीने के बाद चाहिए, कितना पैसा हमें 6 महीने के बाद चाहिए, और पूरे साल में हमारा इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, और कब हमारा पैसा रिसाइकिल होना शुरू हो जाएगा, यानी हम कब सेल कर पाएंगे और पैसा वापस रिसाइकलिंग फॉर्म में हमारे पास आता रहेगा, ताकि हमारी कैपिटल मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट अच्छे ढंग से चल पाए। दोस्तों, जब आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर चुके हैं तो आपको प्लान करना है कि आपका फैक्ट्री सेटअप या आपका ट्रेडिंग सेटअप किस ढंग से होना चाहिए, आपका लेआउट क्या होना चाहिए, आपके पास कितना बड़ा प्रमाइस होना चाहिए। इसको बोलते हैं लेआउट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है
अगर आप अपने बिजनेस में पोटेंशियल देखते हैं तो आपको हमेशा लोकेशन को ऐसी चूज करनी चाहिए जो आपको निकट भविष्य में भी काम आए। ऐसा ना हो कि आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा सेल क्रिएट हो और उस समय आपके पास स्पेस कम पड़ जाए, उस समय आपके पास गोडाउन्स छोटे पड़ जाए, उस समय आपकी फैक्ट्री की मशीन्स इतना कैपेबल ना हो कि वो उतने प्रोडक्शन कर पाए जितनी बाजार में डिमांड है। क्योंकि दोस्तों आज की दुनिया ग्लोबल वर्ल्ड है, सारी की सारी दुनिया एक छोटी सी स्क्रीन में समाहित है। कोई भी व्यक्ति कहीं से भी पूरे देश से ऑर्डर दे सकता है। ऑनलाइन मार्केट डेवलप हो रहा है, तो आप ये न सोचें कि आपका मार्केट लिमिटेड रहेगा, आपकी सेल्स लिमिटेड रहेगी। आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए और आपके पास कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए कि अगर अनएक्सपेक्टेड सेल्स जनरेट होती है, बाजार से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, तो क्या आप उन ऑर्डर्स को फुलफिल कर पाएंगे? कहीं आप अपॉर्चुनिटी लॉस ना कर दें, ये माइंडसेट आपके पास होना चाहिए। इसी सब को ध्यान में रखते हुए आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग करना है। तो हमारा अगला स्टेप है इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, जिसमें हम बात कर रहे हैं अपने गोडाउन्स की, जिसमें हम अपने बात कर रहे हैं अपनी फैक्ट्री की, अपने सेटअप की, मशीनरीज के लेआउट्स की, और हम बात कर रहे हैं कि किस ढंग से हमारे पास डिफरेंट एरियाज होंगे जिसमें हमारा कच्चा माल फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होकर बाजार में बिकने के लिए तैयार होगा। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग करने के बाद हम ये मानते हैं कि आपका प्रोडक्शन शुरू हो चुका है, आपका माल तैयार हो रहा है, आपके पास रेडीमेड प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो बाजार में जाने को तैयार है, जो डिस्ट्रीब्यूशन को तैयार है। तो आपके पास एक अच्छा प्लान होना चाहिए अपने मार्केटिंग के लिए, अपने प्रमोशन के लिए, क्योंकि आज की तारीख में बिना मार्केटिंग के या बिना सेल्स प्रमोशन के प्रोडक्ट को बाजार में बेचना, एस्टेब्लिश करना, पोजीशन करना बहुत मुश्किल काम है। तो आपको ये तय करना है कि अब आपके इस प्रोडक्ट को कौन परचेज करने वाला है, आपका टारगेट मार्केट कौन है, आपका सेगमेंट कौन है जिसको ये प्रोडक्ट आप सर्व करने वाले हो या आप अपनी सर्विस सर्व करने वाले हो। उसी के अकॉर्डिंगली आपको अपनी मीडिया प्लानिंग करनी है। आपको ये चूज करना है कि अगर आप एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हो तो वो एडवर्टाइजमेंट क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो या वो प्रिंट मीडिया में हो जैसे न्यूज़पेपर और मैगजीन्स हो गए, या वो एडवर्टाइजमेंट इंटरनेट मार्केटिंग के थ्रू हो। तो कौन सा बेस्ट वे रहेगा, या फिर वो एडवर्टाइजमेंट होल्डिंग्स के थ्रू हो जो आप सड़कों में लगे हुए देखते हो। तो आपको चूज करना है कि कौन सा सबसे अच्छा माध्यम है जो आपके प्रोडक्ट को अपने प्रोबेबल कस्टमर को या प्रोस्पेक्ट को कम्युनिकेट करेगा कि ये प्रोडक्ट बाजार में इस प्राइस पर या इस ब्रांड का या इस लोकेशन पर अवेलेबल है। ये कम्युनिकेशन करने के लिए आपको अपना एडवर्टाइजमेंट प्लान करना पड़ेगा, आपको अपनी मीडिया प्लानिंग करनी पड़ेगी और आपको अपनी सेल्स प्रमोशन की प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा सेल्स प्रमोशन प्लान करना, मार्केटिंग प्लान करना और मीडिया प्लानिंग करना। दोस्तों अगला महत्वपूर्ण स्टेप, जैसे ही हमारा बिजनेस ग्रो होने लगता है, जैसे ही हमारी सेल्स पिक करने लगती है, कस्टमर रेस्पॉन्स बढ़ने लगता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके पास उस बिजनेस को एक्सपेंड करने का या ग्रो करने का और तरीके हों। इसके लिए ज़रूरी है कि आप प्लान करें कि आपको आने वाले समय में किस प्रकार के लेबर की आवश्यकता है, किस प्रकार के स्किल्ड लोगों की आवश्यकता है, किस प्रकार के सुपरवाइजर्स की आवश्यकता है, किस प्रकार के मशीन ऑपरेटर्स की आवश्यकता है, किस प्रकार के सेल्स मैनेजर्स की आवश्यकता है। तो बिजनेस की विभिन्न ज़रूरतों के हिसाब से स्किल्ड लोगों की, प्रोफेशनल लोगों की जो ज़रूरत आपके बिजनेस में आने वाली है उसका आप पहले से फॉरकास्ट करें, क्योंकि रॉ मटेरियल आपको बाजार से मिल जाएगा बड़ी आसानी से, लेकिन स्किल्ड पर्सन बाजार से इमीडिएटली मिलना थोड़ा सा मुश्किल काम है। ह्यूमन रिसोर्स बाजार में मिलना सबसे मुश्किल काम है जो आपके बिजनेस को एफिशिएंटली रन कर पाए, आपके प्रोडक्शन को एफिशिएंटली बढ़ा पाए। तो इसको हम बोलेंगे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। जनरली अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग नहीं करते हैं, वो ज़रूरत पड़ने पर रिक्रूटमेंट करते हैं, ज़रूरत नहीं होने पर लोगों को निकाल देते हैं। वो पूरे साल की ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग नहीं करते हैं, जो एक ऑर्गेनाइजेशन के फेलियर का बहुत बड़ा रीज़न होता है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा रिसोर्स है जो आपको इमीडिएटली नहीं मिल सकता। हो सकता है आपको इसके लिए इंतज़ार करना पड़े। अच्छे लोगों का मिलना आज की दुनिया में बड़ा मुश्किल काम है, अच्छे एम्प्लॉयज़ का मिलना बड़ा मुश्किल काम है। इस बात पर आपको विशेष ध्यान देना है। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण स्टेप है जो है प्रॉफिट या लॉस का प्रोजेक्शन। कितना पैसा आपके पास साल के एंड में बचने वाला है या प्रॉफिट होने वाला है, ये अगर आपको साल की शुरुआत में प्रोजेक्शन है तो आपका बिजनेस का डायरेक्शन बहुत सही है।
अगर आप किस्मत के भरोसे प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो डायरेक्शन को थोड़ा सा आपको चेक करने की जरूरत है। साल के अंत में कितना प्रॉफिट होने वाला है या क्या लॉस होने वाला है या क्या सिचुएशन रहने वाली है, इसका प्रोजेक्शन हमें साल की शुरुआत में होना चाहिए। थोड़ा बहुत आइडिया ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, मेजॉरिटी ऑफ प्रॉफिट या मेजॉरिटी ऑफ आउटकम ऑफ बिजनेस आपको यदि शुरू में मालूम है तो आपका बिजनेस आपके कंट्रोल में रहेगा, आपके डायरेक्शन में रहेगा। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने प्रॉफिट या लॉस का प्रोजेक्शन साल की शुरुआत से करें और उसको ट्रैक करते रहें, उसको फॉलो करते रहें और कोशिश करें कि वो आपकी डिजायर्ड आउटकम के बराबर हो। यदि आपने सोचा है कि मुझे इस साल के अंत में इतना प्रॉफिट चाहिए और आपका प्रॉफिट उतना होता है, इसका मतलब बिजनेस आपके पूरे कंट्रोल में चल रहा है। इसका मतलब आप अपने भविष्य में बिजनेस को और भी ज़्यादा लेवल पर लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर इसमें बहुत बड़ा अंतर आता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको अपने स्ट्रेटजीज को रिव्यू करने की ज़रूरत है, आपको अपनी नीतियों को बदलने की ज़रूरत है। तो लास्ट पॉइंट्स है हमारे पास, वो हैं कि आपके बिजनेस में भविष्य में कौन सी लागत और आने वाली है, ये भी प्रोजेक्शन आपके पास होना चाहिए। और उन लागत को पूरा करने के लिए आपके पास कैपिटल या पूंजी कहाँ से आएगी, वो इन्वेस्टमेंट आप कहाँ से लाएंगे जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट होगा। पहला इन्वेस्टमेंट वो था जो आपने शुरुआत में किया था बिजनेस को स्टार्ट करते समय। अभी वो इन्वेस्टमेंट है जो आपको फर्दर पैसा इन्वेस्ट करना है और उसी प्रॉफिट को या तो रिसाइकिल करना है या कुछ नया पैसा बाहर से लाके अपने बिजनेस को रीफाइनेंस करना है। तो आपके साथ 2 सक्सेस मंत्र और शेयर करना चाहूँगा बिजनेस से रिलेटेड। पहला कि आपको निवेश करना है अपने बिजनेस में, केवल पूंजी का नहीं बल्कि समय का भी। बिना बिजनेस में बैठे हुए बिजनेस को ग्रो करना, बिजनेस को रन करना या दूसरों के भरोसे बिजनेस को चलाना संभव नहीं होता है, ग्रो नहीं कर पाता है या बिजनेस उस ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच पाता जो ऊंचाइयां आपने प्लान की है। तो आप अपने बिजनेस को टाइम दीजिए। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आपका समय का इन्वेस्टमेंट है जो आपके बिजनेस का है, और वो सिवाय आपके कोई नहीं कर सकता। कोई बैंक नहीं है जो आपके लिए समय को फाइनेंस कर दे। बैंक्स आपके लिए पूंजी फाइनेंस कर सकती हैं, कैपिटल फाइनेंस कर सकती हैं, शेयर होल्डर्स आपको पैसा दे सकते हैं, लेकिन आप एकमात्र व्यक्ति होंगे जो आप अपने बिजनेस को समय दे सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा, जो भी बहुत उतना ही महत्वपूर्ण है जितना समय महत्वपूर्ण है, और वो है कि आपके अंदर पेशेंस कितना है, आपके अंदर धैर्य कितना है। आज की डेट में जितने भी नए स्टार्टअप्स होते हैं, मैं आपके साथ एक डेटा शेयर करना चाहता हूं, मैं आपको डिस्करेज नहीं करना चाहता। डेटा बोलता है कि 70% नए स्टार्टअप 1 साल बाद कंटिन्यू नहीं करते हैं, वो बंद हो जाते हैं। और इससे भी ज़्यादा नंबर 2 साल से 3 साल के बीच में ख़त्म हो जाते हैं। केवल बहुत कम स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो 3 साल या उससे ज़्यादा तक चल पाते हैं, प्रॉफिटेबल हो पाते हैं, और बहुत कम परसेंटेज ऐसे स्टार्टअप्स के हैं जो मल्टीनेशनल या मल्टी बिलियनियर कंपनीज बन जाते हैं। तो आप किस जगह पर जाना चाहते हैं, आपको ये तय करना पड़ेगा। तो समय और पेशेंस 2 ऐसी चीज़ें हैं जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में और आपके बिजनेस को एक्सपेंड करने में सबसे ज़्यादा सहायक होगा। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज के समय में कठिन परिस्थितियों में जहाँ पर बाजार सपोर्टिव नहीं है, जॉब्स की कंडीशन ऐसी नहीं है कि जॉब्स इजीली चल पाएँ, कई सारे लोग जॉब्स में स्ट्रगल कर रहे हैं, कंपनीज भी जॉब में स्ट्रगल कर रही हैं। ऐसे केस में एक वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं फोर्स एंटरप्रेन्योरशिप। फोर्स एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है कि आप एंटरप्रेन्योर बने, आप एक व्यवसायी बने, लेकिन अपनी चॉइस से नहीं बने, आप कहीं मजबूरी में व्यवसायी बन गए हैं। आपका इंटरेस्ट नहीं था बिजनेस में, लेकिन आपने फिर भी बिजनेस में एंट्री कर ली क्योंकि ये आवश्यकता थी आपकी। तो अगर ऐसी स्थिति है, कोई आवश्यकता के कारण बिजनेस में आ रहा है, कोई बाय फोर्स बिजनेस में आ रहा है, कोई बाय चांस एंटरप्रेन्योर बन रहा है, वो भी अगर इन बिंदुओं पर विशेष ध्यान दें तो अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और बिजनेस इनकम के बारे में आप क्या डिस्कशन करेंगे, ये इनकम उस लेवल पर है कि आप किसी भी जॉब से इसको कंपैरिजन नहीं कर सकते। अगर आप जॉब देने वाले बनते हो तो ये व्यवसाय के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो दोस्तों, धन्यवाद, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका बिजनेस ग्रो करे, आपका बिजनेस फ्लरिश करे। किसी भी तरह का कोई सवाल क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को देख के अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाइए। थैंक यू।